आज हम इल्म नफ्सियात के हवाले से पढ़ने वाले हैं। इंशाल्लाह थ्रू आउट द कोर्स हम शुरू से लेकर चलेंगे, पूरी कोर्स आउटलाइंस मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले साइकोलॉजी की जो तारीफ़ है वो देख लेते हैं। द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। देखें, ये साइकोलॉजी जो है ना, ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक साइकी और दूसरा लोगोस। लोगोस का मतलब तो स्टडी, साइकी मतलब सोल, लेटर अंडरस्टूड एज माइंड। देखिए, पहले जो है ना ये रूह का इल्म कहलाया जाता था नफ्सियात का, बाद में इसको ना दिमाग या दिमाग का इल्म कहा गया। ठीक है, सही है। पहले ज़माने में इसका मतलब होता था कि रूह का इल्म, और आज के ज़माने में इसका इल्म है कि भाई साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। देखें, हम एक साइंटिफिक यानी स्टेप बाय स्टेप और कॉज बेस्ड यानी सबब होगा, सबब के ऊपर मुरतब जो बिहेवियर है वो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, और मेंटल प्रोसेस और जो दिमाग का चीज़ें लेने का, सोचने समझने का जो प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे। हिडन लॉजिक इसके अंदर क्या है? मोस्ट बुक डोंट एक्सप्लेन दिस। देखिए, जो बात अब मैं बता रहा हूँ ये बहुत सी बुक्स के अंदर नहीं होती। ठीक है, वो ये है कि साइकोलॉजी चेंज इट्स डेफिनेशन मेनी टाइम्स बिकॉज साइंटिस्ट ओनली स्टडी थिंग्स दे कैन इन्वेस्टिगेट विद इन एविडेंस। ठीक है, देखिए साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो वक्त के हिसाब से चेंज होती रही, और ये बात यकीनी तौर पर इसे झुटलाया नहीं जा सकता कि भाई साइंटिस्ट उस चीज़ पर काम करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे जिस पर इन्वेस्टिगेशन दलाइल की दौर के हिसाब से मुमकिन हो सके। ठीक है, स्टडी ऑफ द सोल, नो बडी कुड साइंटिफिकली मेजर द सोल। अब देखें, पहले रूह के हिसाब से इसको इल्म रूह कहा गया, तो मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट जो है ना उस चीज़ पर काम करेंगे, उसका नॉलेज हासिल करेंगे जो साइंटिफिकली प्रूव भी हो सकता हो, जबकि रूह के बारे में कोई नहीं जानता था। तो इसलिए इसका ये स्टेज शुरू में था, लेकिन बाद में साइंसदानों को इसका पता चला, तो फिर उन्होंने इसका मौजू ही चेंज कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया। दूसरा इसका स्टेज था स्टडी ऑफ द माइंड। ठीक है, अब देखें दूसरा स्टेज है द माइंड कैन नॉट बी डायरेक्टली सीन। अब दिमाग के अंदर की अगर हम बात करें, माइंड जो जहाँ हम जिससे हम सोचते हैं, जो हमारा माइंड है, हम उसे देख नहीं सकते डायरेक्टली। ठीक है, फिर तीसरा स्टेज आया। देखें, ये चीज़ें जो है ना आम बुक्स में नहीं है, और वो है तीसरा स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, कि भाई होश व आवाज़ के बारे में पढ़ना, कि इंसान के जो होश में है यानी उसके होश के हवाले से पढ़ना। ठीक है, ठीक है। अब बहुत से लोगों ने कॉन्शियसनेस को मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफ़ाइन किया। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथा स्टेज जो इसके मॉडर्न साइकोलॉजी के, स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। इसमें हम बिहेवियर को पढ़ते हैं कि भाई दिमाग का जो बिहेवियर है वो क्या है, और मेंटल प्रोसेस क्या है किसी भी चीज़ को समझने का, देखने का। ठीक है, दिमाग से सोचने का। ठीक है, अब जो है नाउ साइंटिस्ट कैन ऑब्जर्व बिहेवियर एंड मेजर मेंटल प्रोसेस यूजिंग एक्सपेरिमेंट एंड ब्रेन रिसर्च। देखें, तजुर्बात होते रहेंगे, कुछ चीज़ें अभी आज की थ्योरी में हम सही कहते हैं, लेकिन आने वाले दौर में हो सकता है नए तजुर्बात हो जाएं जिसकी वजह से वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो और ब्रेन रिसर्च भी हो रही है। ठीक है, अब जो है ना ये मोर साइंटिफिक हो गया। क्यों? क्योंकि ये अब उन चीज़ों पर काम कर रहा है, साइकोलॉजी उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं जो साइंसदान हैं इल्म नफ्सियात के, उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं बिहेवियर क्या है। हमने बोला कि भाई इट इज़ द नॉलेज ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो बिहेवियर क्या है? ठीक है, अब देखें, एनीथिंग एन ऑर्गेनिज्म डज दैट कैन बी ऑब्जर्व और मेजर। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ना, कोई भी ऐसा काम करे जिसे ऑब्जर्व यानी देखा जा सकता है और मेजर किया जा सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कोई भी मतलब रूह परवर चीज़। अब चलना, इसे आप देख भी सकते हैं, और चलने वाला कौन है? जिसके अंदर रूह है, जिसके अंदर सांस चल रही है, तो उसका चलना, उसका हंसना, क्राइंग, उसका रोना, उसका बोलना, उसका लिखना, उसका पढ़ना, उसका सोना। इवन बेबी इज क्राइंग इज बिहेवियर। ठीक है, अगर छोटा बच्चा रो रहा है तो उसका रोना भी एक बिहेवियर है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक चीज़, क्योंकि हमने बोला था ये स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। बिहेवियर का तो आपको पता चल गया। अब हंसने से लेकर रोने तक, रोने से लेकर चलने तक, चलने से लेकर सोने तक, पढ़ने तक, लिखने तक, और ये सारा कुछ जो है ना वो हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, अब मेंटल प्रोसेस हैपन इनसाइड द माइंड। पहली बात तो ये कि मेंटल प्रोसेस है क्या चीज़। मेंटल प्रोसेस की जगह जो है वो दिमाग के अंदर होता है। होता क्या है दिमाग के अंदर?
और क्या क्या चीज़ें होती हैं मेंटल प्रोसेस के अंदर? आपका सोचना, आपका सीखना, दिमाग के अंदर याद करना, रिमेंबरिंग, किसी भी चीज़ को आप याद कर लेते हैं, इमेजिंग, आप किसी चीज़ का तस्वुर करते हैं, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं दिमागी तौर पे, मेकिंग डिसीजंस, आप फैसले लेते हैं, और ड्रीमिंग, आप ख्वाब देखते थे। ठीक है, देखिए आप डायरेक्टली थॉट्स को तो नहीं देख सकते, लेकिन आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, बट यू कैन स्टडी दैम, इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के जरिए। हिडन डिफरेंस क्या है भाई? मैनी स्टूडेंट कंफ्यूज दीज टर्म्स। ब्रेन, अब देखिए ब्रेन और माइंड ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। हाँ, इसमें अक्सर तलबा जो है परेशान हो जाते हैं कि ब्रेन और माइंड एक ही चीज़ है। देखिए ब्रेन क्या है? फिजिकल ऑर्गन इनसाइड द स्किल। देखो खोपड़ी के अंदर जो आपको फिजिकल चीज़ नज़र आ रही है वो ब्रेन है, जिसको हम मगज़ बोलते हैं, गाय का मगज़ लोग शौक से खाते हैं, तो वो ब्रेन है। माइंड ये नहीं है, ठीक है। द सिस्टम, माइंड क्या है? माइंड उस ब्रेन का जो काम है ना, वो है माइंड। द सिस्टम, इसका पूरा जो सिस्टम है दिमाग का, सोचने का, द सिस्टम ऑफ थॉट्स के, सोचना, फीलिंग्स, उसके जो जज्बात उभरते हैं ब्रेन के अंदर, मेमोरीज जो उसकी यादाश्त है, कॉन्शियसनेस उसके होश आवाज़ या जो उसके होश के हवाले से जो भी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। बिहेवियर क्या है? एक्शन यू कैन ऑब्जर्व। इजी फार्मूला, ब्रेन से आप चलते जाएंगे माइंड तक, और माइंड से फिर बिहेवियर। देखें ब्रेन एक फिजिकल चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है, इसके ज़रिए जो आपका सोचने समझने का जितना भी दिमागी काम होगा वो माइंड, वो उस पूरे प्रोसेस को माइंड कहते हैं। और उस माइंड के बाद आपका बिहेवियर बनता है। आप सोचते हो, फिर कोई फैसला करते हो, आप हंसते हो, आप रोते हो, आप चलते हो, आप पढ़ते हो या लिखते हो, ये सब जो है ना माइंड के ऊपर खड़ा हुआ है, और माइंड जो है वो ब्रेन के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, ब्रेन रिसीव्स इंफॉर्मेशन, माइंड थिंक्स अबाउट इट। देखो दिमाग जो है वो इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है, और फिर जो हमारा जो माइंड है वो उसके बारे में सोचता है, और सोचने के बाद जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं वो हमारा बिहेवियर होता है। देखिए गोल क्या है साइकोलॉजी के अंदर? ठीक है, एक इसके 4 गोल हैं। नंबर 1 क्या है? डिस्क्राइब, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड बिहेवियर। सबसे पहला काम तो ये है कि भाई हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करें कि भाई ये बंदा चल रहा है, ये हंस रहा है, तो इसका हंसना कैसे है, चलना कैसे है, इसके पीछे इसके जो कॉजेज हैं वो सारी चीज़ें हम देखें। अ टीचर नोटिस अ स्टूडेंट इज ऑलवेज लेट। अब देखें, अब एक बच्चा रोज चलते हुए आ रहा, देर से आ रहा है, तो टीचर ने ये नोटिस किया। एक्सप्लेन करना है, पहले तो हमने डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब के अंदर ये कि ऑब्जर्व और रिकॉर्ड, बिहेवियर को रिकॉर्ड करना है कि उसका बिहेवियर क्या है। दूसरे नंबर पे हमने एक्सप्लेन करना है, फाइंड आउट व्हाई इट हैपन्स, क्यों ऐसा है। ठीक है, एक बच्चा देर से आ रहा है, उसका आना हमने ऑब्जर्व किया, और किसको किया? उसके बिहेवियर को। मैंने आपको बता दिया किसी का चलना, हंसना, रोना, लिखना, पढ़ना, ये सारा चीज़ें बिहेवियर में आते हैं, जो भी एक्शन आप करते हैं। ठीक है, अब हमें पता चला, हमने नोटिस कर लिया कि बंदा देर से आ रहा है। दूसरा ये कि व्हाई इट हैपन्स, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों देर से आ रहा है। मे बी पुअर स्लीप, भाई रात को लेट से सोता है, इसको नींद नहीं आती। लॉन्ग ट्रैवल, सफ़र लंबा किया, स्ट्रेस या किसी परेशानी की वजह से। प्रिडिक्ट, नंबर 3 हम प्रिडिक्ट करते हैं व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन एविडेंस। सही, ठीक है। गैस मतलब, गैस का मतलब होता है कि जो मौजूदा इल्म आपके पास है, प्रेजेंट नॉलेज आपके पास जो है, इसको बेस बनाकर आप फ्यूचर के बारे में गैस करते हो, प्रिडिक्शन करते हो। मिसाल के तौर पे अब एक बंदा जो है वो स्ट्रेस में चला गया है, और उसकी वजह से उसका जो प्रेजेंट है वो तबाह हो चुका है तकरीबन, तो आप इस पर गैस करते हैं कि भाई अब इसका जो मुस्तकबिल है, अगर इसी तरह कंडीशन रही जो कि लग रहा है, तो इसका जो फ्यूचर है वो भी बर्बाद होगा। अब स्ट्रेस है एक तालिब इल्म को, तो हमें पता है कि यार अभी इसकी तबीयत ख़राब है, स्ट्रेस में है, प्रेजेंट इसका ठीक नहीं है, ये सही नहीं पढ़ पा रहा, तो इसके फ्यूचर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो इसके नंबर उसमें कम आएंगे, वो अपनी नॉलेज में डिक्रीज़ करेगा। नंबर 4, चौथी चीज़ क्या है? कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। साइंटिफिक मेथड के ज़रिए आप जो है ना बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए उस बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं जिस बिहेवियर के बारे में आपको शक हो, यकीन हो कि यार ये बिहेवियर ठीक नहीं है, और ठीक नहीं है तो क्यों नहीं है, उसकी वजूहत ढूंढ कर हम फिर साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको अगर आसान तरीके से आपने करना है तो DEPC आप इसको याद कर लें। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट, कंट्रोल। ये जो है ना 4 स्टेप बाय स्टेप मेथड्स हैं इसके।
डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट, कंट्रोल। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट, कंट्रोल। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि साइकोलॉजी वाकई एक नॉलेज है, वाकई एक इल्म है या नहीं, क्योंकि इल्म की तारीफ के अंदर आता है या नहीं। मैनी पीपल थिंक साइकोलॉजी इज जस्ट गिविंग एडवाइस। बहुत से लोग ये समझते हैं कि भाई ये आपको मशवरा दे रहा है, मशवरा कोई भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन हकीकत ये कि साइकोलॉजी जो है आपको मशवरा नहीं देता, बल्कि साइकोलॉजी जो है ना ऑब्जर्वेशन को यूज़ करता है, मुशाहदात को देखता है, एक्सपेरिमेंट को देखता है कि आप उसके अंदर तजुर्बात होते हैं और मेजरमेंट होती है और किसी भी चीज़ को जांचा जाता है, तोला जाता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, उसमें नंबर, न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर हम फैसले करते हैं कि भाई कोई भी मामला कैसे है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आगे मिसालें आती जाएंगी। अब एक बच्चा है, जैसे एक थ्योरी है, उसके अंदर क्या बोलते हैं, इल्म नफ्सियात की एक थ्योरी है कि लोगों के सामने बंदे का जो सीखने का अमल है वो तेज़ बढ़ जाता है। तो किसी ने 20 बच्चों के ऊपर रिसर्च की होगी कि वो अलग अलग पढ़ रहे थे तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, इकट्ठे पढ़ रहे थे तो इम्प्रूवमेंट हुई, इससे पता चला कि वाकई इसका एक असर है, तो उसने एक थ्योरी कायम कर दी। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये कि सिंपली इसमें गैस नहीं होता, प्रिडिक्शन नहीं होती, एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है और उस एविडेंस की बेस पर ही नताइज निकाले जाते हैं। अच्छा, इसका नेचर क्या है? हर इल्म का एक नेचर होता है, हर साइंस की एक नेचर होती है। तो साइकोलॉजी की जो नेचर है, एक तो है कि साइंटिफिक यानी इसके पीछे आपके पास कोई ना कोई दलील होगी, एविडेंस और रिसर्च के ऊपर आप खड़े होगे, फिर आप बात करोगे। ऐਵੇਂ ही बात नहीं होगी कि मेरे दादा ने ये कहा था, फलां ने ये कहा था, आपको उसके बारे में दलील देनी होगी। ठीक, बायोलॉजिकल दूसरा, एक तो साइंटिफिक है, दूसरा बायोलॉजिकल। हम इसके अंदर ब्रेन को पढ़ते हैं, उसके नर्व सिस्टम को और हार्मोन्स वगैरह को पढ़ते हैं। तीसरा है कि ये सोशल भी है। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है, सोशल नॉलेज भी है। ठीक है, पीपल के ऊपर है ना कि भाई बंदा कैसे मुतासिर हो रहा है, एक बंदा दूसरे से कैसे मुतासिर हो रहा है, क्योंकि इल्म नफ्सियात के जरिए में पता चलता है कि वो कैसे मुतासिर हो रहा है, क्यों मुतासिर हो रहा है। तो मुतासिर करने वाली चीज़ें भी इंसान हैं, जो मुतासिर हो रही हैं वो भी इंसान है, तो ये फिर सोशल इल्म हुआ। ठीक है, चौथी चीज़ कॉग्निटिव, इसके अंदर जो है आप थिंकिंग के बारे में पढ़ोगे, मेमोरी, लर्निंग और इंटेलिजेंस के बारे में। और पांचवा ये कि अप्लाइड है, ऐसा नहीं है कि भाई रियल लाइफ प्रॉब्लम हम इसके ज़रिए सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ऐसा इल्म है जिसका रियल वर्ल्ड में कोई यूज़ नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड के अंदर इसका यूज़ है और इसके ज़रिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, कॉमन मिसकंसेप्शन होती हैं और ये आम तौर पे होती हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसको आज सॉल्व करते हैं कि एक तो कुछ लोग बोलते हैं ये माइंड रीडिंग है, बस दिमाग में क्या चल रहा है वो हम पढ़ेंगे। सही, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ये भाई जादू है, साइकोलॉजी क्या है, जादू है, ये साइंसी इल्म है, ये कोई जादू नहीं है। ठीक है, तीसरा इल्म ये है कि भाई इल्म नफ्सियात वाले सिर्फ पागल बंदे को जो है वो ट्रीट करते हैं, उन्हीं के लिए ये इल्म बना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि एक समझदार बंदे के लिए भी साइकोलॉजी ज़रूरी है और इसके ज़रिए वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है, उसके डिसीजंस अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दे हेल्प पीपल विद स्ट्रेस, लर्निंग, वर्क। देखिए, अब असल इसमें क्या है कि भाई साइकोलॉजी या फिर इल्म नफ्सियात वाले पीपल की स्ट्रेस दूर करने के लिए उनके काम आते हैं, उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, उनके वर्क के लिए, उनके रिलेशनशिप्स के लिए, उनके स्पोर्ट्स के लिए, उनके हेल्थ के लिए, मच मोर, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए इल्म नफ्सियात के लोग कामयाब आते हैं। ठीक है, अब इसकी ब्रांचेस कितनी हैं? ये 8वां पार्ट है हमारा। इसकी एक ब्रांच तो है क्लिनिकल है, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड थेरापी। इसके अंदर थेरापी और मेंटल हेल्थ के बारे में क्लिनिक बने हुए होते हैं, इल्म नफ्सियात के लोग लेते हैं ऐसे माहिरीन को और उनसे उनके ज़रिए अपनी परेशानियां हल कराते हैं जो उनके डोमेन में आती हैं। और वो डोमेन मैंने आपको बता दी, वो क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप्स के अंदर भी हो सकती हैं, स्पोर्ट्स, हेल्थ, लर्निंग, वर्क, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, इसमें लर्निंग और टीचिंग के बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई लर्निंग प्रोसेस क्या है, दिमाग किस तरह सीखता है और किस तरह सीखना दिमाग के लिए आसान है। तो उन तरीकों को लेकर जो टीचर जो है बच्चों पर मेहनत करता है और बच्चा भी उन्हीं वेज को लेकर काम करता है अपने नॉलेज पर। इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी क्या है, वर्क प्लेस बिहेवियर, कि भाई इंडस्ट्री के अंदर एक बंदा वर्कर है और एक जो है मैनेजर है, तो मैनेजर
कौन से स्टेप ले सकते हैं कि वो अपने वर्कर को नफसियाती तौर पर अच्छा ट्रीट करे, जिसकी वजह से वो मेहनत से काम करें, और कौन सी चीज़ उनके नफ्सियात के अंदर काम आ सकती है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ह्यूमन ग्रोथ फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। ठीक है, बच्चा जब से पैदा होता है वहाँ से लेकर उसके बूढ़े होने तक जो उसके प्रोसेस हैं आगे बढ़ने के, क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकली, वो हम चेक करते हैं कि इस स्टेज पर उसका माइंड क्या सोचता है। 8 साल का बच्चा क्या सोचता है, 30 साल का आदमी क्या सोचता है, 60 साल का बूढ़ा क्या सोचता है, उसका दिमाग किस तरह सोचने वाला है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव, ये पहले बात कर, इसमें हम थिंकिंग के बारे में पढ़ते हैं, मेमोरी और अटेंशन के, हम किस तरह फोकस रखते हैं किसी चीज़ पर, हमारी मेमोरी कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है, हमारी थिंकिंग कैसे चेंज हो जाती हैं, और ये सारी चीज़ें। बायोलॉजिकल है, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ये हम ज़रूर पढ़ते हैं क्योंकि ब्रेन के ऊपर ही ये इसका प्रोसेस खड़ा हुआ है जितना भी, तो ब्रेन को पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि वही है असल सोर्स। और चौथी चीज़ है स्पोर्ट साइकोलॉजी, इसमें खेलने के हवाले से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो नफ्सियाती इल्म के ज़रिए उनको हल किया जाता है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी, ठीक है, लीगल सिस्टम के अंदर इल्म नफ्सियात क्या काम करता है, नफ्सियाती तौर पे किस तरह लोग कानून के अंदर जो है ना हेरा फेरी कर देते हैं, या जो गलत एविडेंस दे रहे होते हैं, या जिनकी बात में कोई झूठ होता है तो उनकी फेस एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उनकी बातों में क्या एक रुकावट आ रही होती है, या क्या मसाइल होते हैं, वो चीज़ें हम पढ़ते हैं। हिडन नॉलेज क्या है, जो आम बुकों में नहीं पढ़ाई जाती या नहीं होती। अ पर्सन बिहेवियर इज यूजुअली कॉज्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स एट द सेम टाइम। ठीक है, देखो आपका बिहेवियर जो है ना बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से जो है ना चेंज हो जाता है, बहुत सारे, एक फैक्टर नहीं होता कभी भी। और उन फैक्टर्स का असर ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल सेम पैरामीटर में जा रहा हो। एक चीज़ का जो एक फैक्टर जो है वो ज़्यादा है, दूसरा कम है, सही है। एक फैक्टर जो है सारे फैक्टर होंगे, किस टाइम होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। सी इमेजिन स्टूडेंट फेल्स इन, एक बच्चा, एक मिसाल लेते हैं, एक बच्चा जो है ना वो फेल होता है। अब आ जाते हैं कि भाई इसका रीज़न क्या है। इसमें लैक ऑफ स्लीप भी हो सकता है कि बच्चा सोता कम है। अब जिसकी नींद पूरी नहीं होगी रात को वो सुबह क्लास में सोएगा। एंजाइटी है, वो नफसियाती तौर पे शुरू से ही बेचारा फेल होता आ रहा है, KG1 KG2 1 2 3 4 5 6 7 8 तक फेल आया तो वो एंजाइटी में चला गया, वो बोल रहे यार हमसे नहीं होने का। तीसरी जो है वो है कि पुअर टीचिंग, पढ़ाने वाले ठीक नहीं है, ये भी एक कॉज है। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपको बारी बारी उनको पील आउट करना होता है। फैमिली स्ट्रेस होता है, हर वक्त वालदैन जो है डांटते रहते हैं, या फिर फैमिली के अंदर जो है ना जो उनके वालदैन हैं उनका आपस में कोई अच्छा ताल्लुक नहीं है, रोज़ घर में लड़ाई होती है जिसकी वजह से बच्चा जो है डिस्टर्ब होता है, और लो मोटिवेशन, कोई मोटिवेट ही करने वाला नहीं है, बस वो अच्छे नंबर लेता है, उसने कभी लिए थे तो किसी ने उसको कुछ इनाम नहीं दिया, मोटिवेट नहीं किया, कभी वो बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा होता, वो किससे पूछता है तो कुछ उसको मोटिवेट नहीं कर रहा। और चौथी चीज़ है इलनेस, वो बीमार हो जाता है अक्सर, उसको बुखार रहता है या कोई भी और बीमारी। देखिए ये सारे कोर्सेज हो सकते हैं, जो इल्म नफ्सियात का माहिर है वो उसमें से देखेगा कि फलां बंदे के साथ कौन सी वजह लायक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही वजह हो, पैरेलली 2 या 3 वजह भी हो सकती हैं, और इनकी मिकदार कम और ज़्यादा भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों वजूहात मुख्तलिफ टाइम्स पर आई हों, मुख्तलिफ जगहों पर आई हों, क्योंकि जगह का भी असर होता है, वक्त का भी असर होता है, और लोगों का भी असर होता है, माहौल का भी असर होता है। ये तो जनरल सी बातें हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक मिसाल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। देखो अहमद जो है ना उसको गुस्सा आ गया भाई, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आता है। क्यों आता है भाई गुस्सा, इंसान को गुस्सा तो आएगा, लेकिन ये कि हर बात पे गुस्सा और इतना जल्दी गुस्सा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, उससे ये पूछा जाएगा, अब जो इल्म नफ्सियात के माहिर है वो से पूछेगा भाई आप नींद पूरी करते हैं? अच्छा, आप वैसे जब आपको गुस्सा आया या अक्सर गुस्सा आता है तो आप उस वक्त स्ट्रेस में होते हैं, आपको कोई एंजाइटी है, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, या हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपके हार्मोन के अंदर कोई मसला है, बचपन में किसी ने आपको तंग किया हो जिसकी वजह से आपका गुस्सा बढ़
बढ़ गया हो मुस्तकिल तौर पे, क्योंकि बचपन की जो कुछ वाक़यात और हादसात ऐसे होते हैं वो आपकी नेचर के अंदर चले जाते हैं और वो फिर आपकी हैबिट बन जाती है। या बचपन से ही एक बंदे के ऊपर गुस्सा आया तो वालिदैन ने कुछ नहीं बोला, हाँ ठीक है मार दो इसको, भी थप्पड़ लगा दो, जिसको दिल करना लगा दो। जैसे लाडले बच्चे होते हैं ना, वो इसी वजह से यही लाडले बच्चे बड़े होकर बदमाश बन जाते हैं, क्योंकि बचपन में वो गुस्सा करते हैं, इस तरह के कोई काम करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता और बल्कि उनको अप्रिशिएट किया जाता है बुरे कामों में। तो जब वो बड़ा बनता है तो वो बोलता है कि अब अप्रिशिएट करो नहीं करो मैंने तो करना है, ठीक है, या फिर उसका माहौल ख़राब है, ठीक है। दिस साइंटिफिक अप्रोच हेल्प फाइंड द रियल कॉज इंस्टेड ऑफ मेकिंग अजम्पशन। देखो जब आप साइंटिफिक एक एक करके ये सारे कॉजेज के बारे में देखोगे कि क्या ये वजह है, अगर ये वजह है तो फिर क्यों ये वजह बन सकती है, उससे आप पूछेंगे, उसके एनवायरनमेंट को चेक करेंगे, वालिदैन से पूछेंगे, तो ये सारी चीज़ आपको पता लग जाएंगी। मेमोरी मैप क्या है भाई? साइकोलॉजी के अंदर आप बिहेवियर को पढ़ते हो, मेंटल प्रोसेस को पढ़ते हो और साइंटिफिक मेथड के जरिए पढ़ते हो। और 4 गोल होते हैं, डिस्क्राइब प्रॉब्लम क्या है, एक्सप्लेन, फिर एक्सप्लेन करते हैं, फिर प्रिडिक्शन होता है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए क्या कंट्रोल की चीज़ें हैं, ठीक। ब्रेन माइंड बिहेवियर, बस ये चीज़ें याद कर ले, ब्रेन माइंड बिहेवियर, कि भाई दिमाग जो फिजिकली एक चीज़ है और उस दिमाग का जो प्रोसेस है और उस प्रोसेस की वजह से जो इंसान के आमाल हैं, बिहेवियर है, फिजिकली वो जो काम करता है, पढ़ता है, बोलता है, सुनता है, जवाब देता है, जो भी इंक्लूड्स मैनी ब्रांचेस दैट सॉल्व रियल, और इसकी बहुत सी ब्रांचेज हैं जैसे हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये सवाल आमतौर पे आते हैं, डिफाइन साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। देखो मैंने आपको 4 स्टेजेस बताएं, मॉडर्न के अंदर उसका बिहेवियर आएगा और उसका प्रोसेस आएगा, मेंटल जो है ना प्रोसेस, ठीक है, माइंड प्रोसेस, ठीक है। एक्सप्लेन द मॉडर्न व्हाई साइकोलॉजी कंसीडर्स साइंस, क्यों इसे वाकई इल्म क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि भाई ये प्रिडिक्शन पर नहीं है, ये इसके ऊपर रिसर्च बेस्ड इल्म है और साइंटिफिकली हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, बायोलॉजिकली और भी बहुत से स्टेप्स थे इसके। 4 गोल मैंने आपको बता दिया था, इसमें एक एक कंट्रोल है, ये तो लास्ट वाला है। पहला वाला जो है ना, आप प्रॉब्लम ढूंढते हो, फिर उसको, मैं पीछे चला जाता हूँ, ये लिखा हुआ है डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट, कंट्रोल, ये है, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ साइकोलॉजी, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर यही है कि भाई ये दिमाग के प्रोसेस को पढ़ता है, कि दिमाग के जो सोचने का, सीखने का जो भी प्रोसेस है, ये सारा कुछ। ब्रेन माइंड एंड बिहेवियर के अंदर फर्क, ब्रेन फिजिकल चीज़ है, माइंड क्या है, उसका प्रोसेस है ब्रेन का, और बिहेवियर क्या है, जो आप काम करते हो। मेजर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, इसकी क्लिनिकल है, इसकी बायोलॉजिकल है, इसकी स्पोर्ट है, और क्या बोलते हैं टीचिंग, एजुकेशनल साइकोलॉजी, और क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, और बहुत सी, ठीक है। अब आ जाए कुछ MCQs कर लेते हैं। द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ द सोल, स्टडी ऑफ द बॉडी, साइंटिफिक स्टडी, ठीक है, थर्ड वाला, ठीक है। बट इज नॉट वन ऑफ द 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। मैंने आपको बता दिया था, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट है, पनिश, सजा देना काम नहीं है इसमें। थिंकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेंटल प्रोसेस, ठीक है। सोचना मैंने आपको बताया था दिमाग का एक काम है, उसके पूरा प्रोसेस में से एक चीज़ है। और जहाँ तक इसकी बात है बिहेवियर, तो वो दिमाग का ये जो है ना मेंटल प्रोसेस में नहीं आता, वो आपका जो है ना बिहेवियर के अंदर आता है। विच ऑर्गन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बिहेवियर, सीधी सी बात है दिमाग ही है। बाकी जो है इंशाल्लाह कल की क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट डे करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और शेयर और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें।